दोस्तों पेश है आज बाकी लाल लिखे जो खत तुझे। एक शाम बाकीलाल अपने कक्ष में बैठा भविष्य की योजनाएं के ताने बाने में लगा हुआ था। तभी सेवक आपके नाम पत्र आया है बाकीलाल जी। मेरा नाम पत्र? भला मुझे पत्र लिखने वाला इस दुनिया में कौन पैदा हो गया है? मेरे तो सारे रिश्तेदार जहन्नुम में रहते हैं। अब आएगा मज़ा ही। वो सेवक के जाने के बाद बाकीलाल ने पत्र खोलकर पढ़ना पड़ा। जय संतोषी माँ। पत्र प्राप्त होते ही तुरंत ही संतोषी माँ का नाम 2000 बार लिख दी, वरना जैसे मैंने पत्र लिखा है वैसे ही मेरा मंदा धंधा एकदम से चमक उठा है। मेरे भाई ने बे लिखे उसकी पत्नी मर गई और रो रो के अंधा हो गया। ही बोलो जय संतोषी माँ की जय, बोलो ही जय हो। मोहक सिंह द्वारा एक की गई शैतानी न जाने क्या गुल खिलाने वाली थी और मरता क्या ना करता बाकीलाल पत्र लिखने बैठ गया। अगर मुझे विक्रम सिंह मिल जाए तो मैं 1000 तो क्या 10,000 पत्र लिखने में भी कोई हानि नहीं। ही। और पूरी रात जाग कर बाकीलाल ने 2000 पत्र लिखे, मगर अब इन 2000 पत्रों को भेजूं किस किस के नाम? मुत्थड़ तो मिलाकर पूरे महल में 2000 मंत्री कर्मचारी तो होंगे ही, बस बन गया काम। अरे अगले ही दिन पहला पत्र विक्रम सिंह को मिला। मिलते ही यदि सुनती हो मैंने आज कहा तूने पढ़ा ये क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अगर मैंने संतोषी माता के नाम 2000 पत्र ना बंटवाए तो मैं विद्रोह हो जाऊंगा। ही क्या? और भला इन सब बतुल बातों से मेरे पास क्या समय है? ही पत्र पढ़ते ही सुनलता का पारा आसमान पर जा पहुंचा। ओह, मैं समझती हूँ कि तुम पत्र क्यों नहीं लिख रही, ताकि मैं मर जाऊं? अजी तुम्हें एक ऐसा पत्र मिला जिसमें लिखा है कि मैं विधवा हो जाऊंगी। आप नहीं लिखेंगे तो मैं भी नहीं लिखूंगी। नहीं नहीं महारानी, ऐसा की बात नहीं है। मैं तो पत्र लिखना शुरू करता हूँ, तुम भी मेरे साथ लिखो। और महल में प्रेरित हुए हजारों पत्र आखिर किसी न किसी को प्राप्त होते ही जैसे सेनापति भू संतोषी माता के पत्र नहीं लिखे तो मेरा कुंवारा मरूंगा। प्रबंध मंत्री भू, अगर मैंने संतोषी माता के नाम पत्र ना लिखा तो रोजगार सिर पे मेरे हाथ आकर चोंच मारेंगे और कौवी अंडा देगी। ही आरती मंत्री, अगर मैंने पत्र नहीं लिखा तो सारी आरतियां बुझ जाएंगी। भू। और नारा मंत्री, अगर संतोषी माता भू पत्र नहीं लिखना शुरू करता हूँ क्योंकि मैंने पत्र नहीं लिखा तो मेरी आवाज़ गधे जैसी हो जाएगी और मैं उल्लू की तरह आवाज़ में गीदड़ की बोली बोलूँगा। भू। सुगन मंत्री, पत्र नहीं लिखा तो काली बिल्ली पंजा मारेगी और मेरा ताऊ गंजा हो जाएगा। और अस्तबल मंत्री भू, पत्र नहीं लिखते ही मुझे सभी घोड़े ऐसी दुलतियाँ खानी पड़ेंगी। और आज राज दरबार में पहुंचकर केवल बाकीलाल और राजकुमार मोहक सिंह। अरे मनमोहक सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो आपके ही ढूंढ रहा था बाकीलाल चाचा। माता जी ने यह पत्र आपको देने को कहा है।
माता श्री ने यानी महारानी ने का पत्र ही, आखिर महारानी ने मुझे अपने दिल का हाल लिखने के लिए पत्र अपने पुत्र का सहारा लेना पड़ा ही। अच्छा बाकीलाल चाचा, मैं खेलने जाता हूँ। हाँ मोहन भतीजे जरूर जाओ, क्योंकि महारानी जी के पत्र एकांत में पढ़ूंगा ही। और खाली पड़े सिंह पंखा खाली पड़े सिंहासन पर बैठकर ही। मैं जानता हूँ इस समय राजा को लेकर राज दरबारी पत्र लिखने में व्यस्त होंगे, क्योंकि मुझसे 2000 पत्र में मंत्रियों और राज कर्मचारियों को पहुंचाने होंगे, इसलिए यहाँ कोई नहीं आए रहा। मगर महारानी तरुणलता के पत्र पढ़ती ही बाकीलाल की होश उड़ गई। ये तो वैसा ही पत्र है जैसे मैंने सबको भेजा था बू। और बाकीलाल तभी वहां प्रवेश किया। सेनापति ने, बाकीलाल मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, और तुम यहाँ राज सिंहासन पर बैठे हो। तुम्हारी ये मजाल, उतरो, जल्दी नीचे उतरो, नहीं तो मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मैं बैठा कहाँ था, यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक चक्कर आ गया, मैं सिंहासन में गिर गया। वो तो तुम्हें अकल मंत्री के घोड़े के चने लेकर खाने चाहिए, तो उल्टी का दूध पीना चाहिए। ये खैर संभालो, तुम्हारे नाम का संदेश। कैसा संदेश है ये? तुम्हारे नाम का संदेश है, मैंने थोड़े ही पढ़ा है, खोल कर खुद पढ़ लो। अच्छा हम जाते हैं अपने गांव, सबको राम राम राम। खोल कर बाकीलाल, अब चलूं, बाकी को खत भी बांटने हैं। और पत्र खोलते ही जैसे सांग सूंगा, बूहू, अरे बच्चे मर गया बाकीलाल, तू भी शैतान, बाकीलाल से तू भी शैतानी। अब 4000 पत्र लिखने होंगे पड़ेंगे। और उधर विशालगढ़ में बढ़ रहा था तूफान। सावधान साथियों, आ गया है, जरा ध्यान से। झाड़ुओं पर डाकर डालना, यानी लूटनी है सिर्फ झाड़ू। भू ठहरो, ये हमारा प्रथम डाका है। डकैती डालने से पहले अपनी बेहद दुख भरी कहानी तुम सबको सुनाता हूँ। अपने अपने हाथ पोछू निकाल लो, क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी आंसू साफ करने के लिए। बू झड़िया सरदार, मुझे अभी से रोना आ रहा है, शुरू हो जाओ गया। एक मैं का नाम था झड़िया। झड़िया काटना मैं यानी मेरा यानी झाड़ियाँ का धंधा था। लोग धंधे वाले को घसियारा भी कहते हैं। झड़िया बेचकर मैं जो मिलता जाता उसमें मेरी पत्नी सीख कुमारी मिल बांट खा लेते। ये हमारी ज़िंदगी का सफ़र का सुहाना। पर कल क्या हो किसने जाना। एक दिन मैं अकेला सीख कुमारी के लिए साथ चला जा रहा था। मौसम सुहाना था, मैं खाना था, भूख थी। अचानक एक तेज चीख सुनकर मैं पलटा। हे भगवान, ये मेरी प्यारी मुसीबत, मेरा मतलब पत्नी की चीखने की आवाज़ है, जो खाने की टोकरी सिर पर रखे मेरे पीछे आ रही थी। मैंने देखा मेरी पत्नी सीख की साड़ी एक झाड़ी में अटक गई थी, और यह देखकर वह झूठी मूठ चीख पड़ी, सांप सांप। सीख कुमारी, घबराना नहीं, अभी आकर इन झाड़ियों के बीच से निकालता हूँ।
और मेरी बीवी सांप सांप का नाम सुनकर ज़्यादा घबरा गई और पत्तियों को हटाकर रवाना पड़ा ही। और मगर अचानक ही मेरे पजामे का नाड़ा भी कांटे में फंस गया और बड़ी मुसीबत से मैंने उसे छुड़ाया। अब छूट। फिर मैंने अपनी प्यारी पत्नी को खींचकर बाहर की ओर ताकत, झटके से बेचारी हवा में उछल गई। आए मैं सीख कुमारी, तुम ज़्यादा लगेगी नहीं। मगर मुझे क्या पता था कि झाड़ी से उछलकर सीख कुमारी वहाँ एक छोटे से गड्ढे में तपस्या कर रहे एक ऋषि डगमा गड्ढा की गोद में जा गिरी। मैं तो अपनी स्त्री से हाथ नहीं लगवाया, तू पराई स्त्री, नारायण नारायण। मगर जब मैंने ऋषि गड़बड़ा गड्ढा को हकीकत का पाठ पढ़ाया तो उसका क्रोध भूलकर छूमंतर हो गया। पुत्र झाड़िया, अपनी बीवी के साथ घर जाओ। मगर मैं नहीं जानता था यह मेरी मुसीबत की शुरुआत है, क्योंकि हमारे जाते ही गड़बड़ गड्ढा की पत्नी वहाँ पहुँच गई और रोज़ाना उस गड्ढे की सफाई करने पहुँचती थी। मगर उस दिन जब वह झाड़ू गड्ढे साफ कर रही थी तो अचानक, हे ईश्वर, ये क्या, किसी स्त्री के कान का झुमका। अजी मैं पूछती कौन चुड़ैल का कलूँ ही, नारायण नारायण। और तभी सीख कुमारी जो अपने झुमके को गुम होने की बात पता चली तो वो थक गया और खुद ही उसे लेने ऋषि के पास पहुंची। और जब बहुत देर से सीख कुमारी वापस न लौटी तो मैं ऋषि के पास गया और अपनी सीख कुमारी के बारे में पूछा। तो ऋषि ने मुझे बताया कि उसकी कारण ही मेरी झाड़ू से पिटाई हो गई, इसलिए मैंने उसे झाड़ू बनाकर विशाल गढ़ की ओर उछाल दिया। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। और लेकिन ऐसा मत करें ऋषिवर, खाना कौन पकाए कर खिलाएगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा। ठीक है, जब तेरी पत्नी तुझे मिलेगी तो वो झाड़ू के रूप में तेरे हाथ में पहुंचेगी, मगर उसके लिए तुझे विकासगढ़ की सारी झाड़ू का सफाया करना होगा, ताकि न रहे झाड़ू और न मैं पिटूंगा मैं। और साथियों, ये है मेरी दुख भरी कहानी। झाड़ुओं का सफाया करने के लिए बन गया हूँ झड़िया डाकू, क्योंकि शराफत से तो कोई लोग अपनी आंगन की धूल भी न दे। मेरी कहानी दुख भरी है ना साथियों, भू बहुत दुख भरी है भू। सरदार, मुझे तो इस बात का दुख ज़्यादा हो रहा है कि न जाने किस किस नाली में फिर रही होगी। वाह वाह वो, ऐसा कहकर तूने मेरे दुख को और भी बढ़ा दिया है। और डाकू दल विशालगढ़ नगर में फैल गया। जितनी झाड़ू मिले कब्जा कर लो। सुबक सुबक हमारे डर से सब दुबक गए ही। जल्दी अपने घर से सारी झाड़ुएं हमारे हवाले कर दो, वरना गर्दन कर देंगे। नहीं, मेरी पत्नी को मत मारो, ये रही तुम्हारी झाड़ुएं। डाकू सरदार झाड़िया बीजा घुसाए घर में। जान प्यारी है तो झाड़ुएं मुझे सौंप दो, वरना मेरा नाम झाड़िया है। डर गया न, बहुत डराता हूँ मैं, मार देता हूँ। रोज़ रोज़ मार से तंग आ गया हूँ। सारे घर की झाड़ू ले जाओ झाड़िया। यदि झाड़िया सेठ, अगर इसने कोई मेरी पत्नी सीख कुमारी हुई तो तेरा टैटुआ दबा दूंगा, क्योंकि तूने मुझे पत्नी को छूने की अपराध किया है। फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी को राखी बंधवा लूँगा, तब तुम अपने साले का टैटुआ कैसे दबाओगे।
और फिर जिस दिन नगर में जितनी झाड़ू लूट सकता था लूटती झाड़ियों ने लौट गया। अड्डे पर जाकर इन झाड़ुओं को छह छह कर देखूंगा कि इनमें मेरी सीख कुमारी है, स्पर्श से ही मुझे मिल जाएगी भू। पर सरदार झाड़ुआ, अगर झाड़ू की कोई सीख कुमारी न निकली तो क्या होगा? नामरुआद हमेशा उल्टी ही बात सोचता है भू। उधर रात दरबार लगा हुआ था और बटुआऊँ मेरा मतलब कि मेरे प्यारे साथियों, रात दरबार आज हमने एक अद्भुत समस्या के लगाया है। बाकेलाल पूछो वह समस्या क्या है? मेरी समस्या तो आप है महाराज। वह समस्या क्या है महाराज? तब विशाल सिंह ने कहना शुरू किया, हमें पता चला कि महल में मौजूद एक व्यक्ति ने संतोषी माता के नाम पर कई हजार पत्र लिखे चुका है, मगर घूम फिर कर वह पत्र फिर हम सबको दोबारा मिल जा रहे हैं। और अगर ऐसा पत्र मिलते रहे तो हमारी ज़िंदगी एक लिफाफा बनकर रह जाएगी और हम मजनून ही मेरा मोटा मुच्छड़ ही। इस समस्या का हल हमने राजगुरु से बताया तो उन्होंने शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखकर 20 ब्राह्मणों को भोजन करवाना और उस दिन खटाई नहीं खाई जाए तो संतोषी माता के व्रत पत्र न लिखने का उत्तम फल देगी। और महाराज, अगर कोई भूल से खटाई खा ले तो क्या हुआ? तो बाकेलाल, अगर ऐसी भूल होगी तो संतोषी माता क्रोधित होकर उस व्यक्ति को संतोष छीन सकती है। ओह, यानी ऐसी कोई योजना बनाई जा सकती है ही महाराज। तो फिर अति शीघ्र ही व्रत की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुनकर विक्रम सिंह निर्णायक स्वर में कहा, साथियों, कल शुक्रवार है, कल ही के दिन हम उपवास घोषित कर दिया जाएगा। कल सब व्रत रखेंगे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा। कल कोई खटाई नहीं खाएगा और बाकेलाल तुम 20 ब्राह्मणों का व्यवस्था करोगे। वो तो ठीक है महाराज, परंतु कल अगर किसी ने खट्टी डकारें आ गई तो क्या करेगा ही? कल कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि उपवास के दिन मरना यानी शुद्ध निवेद होता है ही। महाराज की इस योजना में बाकेलाल शैतानी दिमाग तेजी से साथ चलने लगा। बेटा बाकेलाल, सोच चीज़ क्या मिल सकती है? खट्टी चीज़ क्या तुझे मिल सकती है? उधर सक्रिय हो चुका था खोजा का मस्तिष्क। कल मैं युद्ध नहीं किया, कल के दिन युद्ध भी नहीं किया जा सकता। मुझे फौरन ही खुशखबरी महाराज सनकी सिंह को देनी चाहिए। आखिर खोजा के रूप में यहाँ उसकी गुप्तचर हूँ ही। और जल्दी ही खोजा दौड़ता दौड़ता सनकी सिंह के पास पहुँचा। आओ आओ गुप्तचर, कहो कौन सा अचार लाए हो? अचार नहीं महाराज, समाचार कहिए ही। खोजा दरअसल पड़ोसी राजा सनकी सिंह गुप्तचर सनकी सिंह राजा की बात बात पर युद्ध करने की आदत और सनकी सिंह भूल जाने की भी बीमारी है। आज अपने सबसे बड़े दुश्मन देश विशालगढ़ में उपवास घोषित किया गया है। कल के दिन कोई खटाई वटाई नहीं खाएगा और युद्ध भी नहीं करेगा, भले ही सिर कलम हो जाए। वाह, तो फिर हम कल विशालगढ़ पर चढ़ाई करके उनके दांत खट्टे करेंगे और ज़्यादा सैनिक भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुप्तचर गाल हमें तो सो ये गाल नहीं महाराज, आम। महाराज, आपके मुंह में गंदा हो जाएगा, गुठली छत पर फेंक देना और सूख जाएगी और चूस लेना। इधर जब अगले दिन संतोषी माता की पूजा का उपवास दिवस और जय संतोषी माता, जय मैया संतोषी, आपके सेवक बनकर सुख संपत्ति दाता, जय संतोषी माता। और बाकी
आरती मैंने मन मन में महाराज आप गुड़ चने भोग लगाकर प्रसाद अपने हाथों से सबको बांट दीजिए। माँ पहले मुझे देना, सबसे पहले बाकीलाल को दूंगी। बाकीलाल लो प्रसाद। मैं दासियों को प्रसाद देता हूँ, बेचारी कब से प्रसाद की आस में लगाई खड़ी हैं। और दुआई महाराज हम डाकू दड़िया से बचाइए, अगर उसने गति से झाड़ुओं को लूट करता रहा तो राज्य की सफाई व्यवस्था भी खड़ी हो जाएगी। क्या कहा डाकू दड़ुआ? लुटेरा? ऐसा लुटेरा पहली बार सुना है। हाँ महाराज, डाकू दड़िया पकड़ने की जिम्मेवारी सेनापति को देना चाहिए, परंतु सेना महाराज कम से कम आज के दिन तो दड़िया को पकड़ने का कोई कदम न उठाया जा सकता है कि इसलिए डाकुओं को पकड़ने आज मेरे पेट में दर्द भी नहीं हुआ। विशालगढ़ महाराज विक्रम सिंह अगले दिन सबकी समस्या का समाधान करने के आश्वासन देकर फरियादी को विदा किया और बाकीलाल निकल पड़ा 20 ब्राह्मणों की तलाश में, मगर वास्तव में उसने मनोस्थिति में मची थी बहुत सारी खलबली। अगर उपवास के दिन जो खटाई का सेवन करेगा तो वह बुरा होगा, यही सोचकर मैं चाहता हूँ मूछड़ का बुरा हो जाए ही। और यह सोचते ये वन में आया नींबू का गलगल, जिसके रस से आज मिला दूंगा भोजन में, फिर उसी भोजन को जो भी खाएगा वह पाप लगेगा, और मूछड़ खाएगा तो उसका बुरा होगा और मेरा भला ही। और अच्छा बच्चू, बुरे के साथ मैं भी बुरा करता हूँ ही। वो आए अड़िए चटका मत। और एक झाड़ू गिरने से बाकीलाल की हड्डी टूटने से बच गई। अरे यह क्या, यह झाड़ू या कौन गया? कैसी विचित्र सुनहरी झाड़ू है ये। नहीं टूटेगी, टूटेगी तो गिर मत, हवा में लटक रहा है। और तभी वहाँ से गुजरा डाकू दड़िया टापो। बाकीलाल जल्दी वृक्ष की ओट में छिप गया। सरदार, आज विशालगढ़ में उपवास दिवस है। दड़िया डाकू गधा उसके साथी बाकीलाल से कुछ दूर आकर रुक गया। वहाँ इतनी सारी झाड़ुएं लूटने के बाद भी मुझे मेरी बीवी नहीं मिली। सरदार, भगवान ने चाहा तो आज तुम्हें तुम्हारी झाड़ू मिल जाएगी। मिल जाएगी नहीं तो बार बार गंदी की तरफ भागती है। सरदार बाकीलाल, वह झाड़ू को बड़े काम की चीज़ लगने लगी। हो ना हो इस सुनहरी झाड़ू को ले विक्रम के कक्ष में रख दूं, और डाकू अगर राजा के कक्ष में घुसकर उसकी तलाशी भी लूटना चाहेगा तो ऐसा नहीं करने देगा, और दड़िया को आएगा गुस्सा और मचेगी जंग, और राजा अपना युद्ध करना ही होगा, और उससे होगी पराजय से कटेगी गर्दन होगा सिंहासन खाली से बाकीलाल अपनी चाल चलेगा, और अपनी चाल तो बताएगा, और राजा बाकीलाल याहू मेरा पापड़ वाले को। और ऐसा सोचकर बाकीलाल ने झाड़ू छिपाकर सोता हुआ पहुंचा डाकू रोता हुआ पहुंचा डाकू दड़िया के सामने। वहाँ कौन है? तू जंगल में क्या कर रहा है और क्यों रो रहा है? तुम्हारी बीवी खो गई है क्या? बू। अबे पागल, मुझे मेरी बीवी खो जाती तो क्या मैं रोता? बू। हाय मेरी सोने की झाड़ू, मोटा मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह ने छीन ली। कहता है महारानी की नाक साफ करवाऊंगा। हो ये क्या कहा? सोने की झाड़ू?
मगर तुम तो फटीचर दिखते हो, तुम्हारे पास सोने की झाड़ू कहाँ से आई? जल्दी बताओ वरना झाड़ू के तिनके चबो दूंगा। वाह हुआ मामा, मुझे जंगल में फिरती हुई मिली थी, मैंने उठा ली तो फिर अपनी पत्नी को पार में तलाश। राजा वहाँ आ गया और कहने लगा, बाकीलाल झाड़ू मुझे दे दे, और मैंने उसे नहीं दी तो उसने मुझे झाड़ू छीन ली। वहाँ सरदार, मेरा दिल कहता है हो ना हो सुनहरी झाड़ू तुम्हारी बीवी है, पत्नी है। वो तो मुझे यहाँ जाकर ही पता चलेगा। और बात तेरा मेरा दिल कह रहा है, दिल मुझसे नहीं कहता। गुर्र, खैर बाद में निपटूंगा तुझसे। अच्छा बाकीलाल, मैं सोने की झाड़ू लेने जाता हूँ, तू यहीं रहना, क्योंकि अगर वह खबर झूठ निकली तो मैं लौट कर तुम्हें झाड़ू से पिटाई करूँगा, और अगर मुझे वह झाड़ू मिल गई तो राजा ने मुझे झाड़ू दी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। यही मेरी योजना है। यही। मगर सरदार, हम वहाँ से जाएंगे कैसे? तुम मेरी तुम्हें तुम्हारी गिनती कर लो, तुम 20 हो और मैं आज 20 ब्राह्मण की ज़रूरत है। चलो साथियों, हम महल में ब्राह्मण के वेश करके चलेंगे। वाह वाह, प्यारी प्यारी झाड़ू। और डाकू जड़िया के वहाँ से जाती याहू बन गए काम बाकीलाल। मगर अब जल्दी से झटपट छोटे रास्ते में झाड़ू राजा के कक्ष में रख देता हूँ, ताकि गल गल का रस खाने में मिला देता हूँ। और आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है ही। और बाकीलाल सबकी नज़रें बचाकर राजा विक्रम सिंह के कक्ष में जा पहुंचा। अब तो मुझे वस्त्रों में छिपा कर रखी झाड़ू निकाल कर राजा के पलंग के नीचे रख देता हूँ। और तभी, बाकीलाल चाचा, आप झाड़ू लेकर यहाँ क्या कर रहे हैं? पिताजी के कक्ष में बिल्कुल साफ है, ज़रा सोच कर मेरे कक्ष में झाड़ू लगा दीजिए। ही गुर्र कमबख्त, ये यहाँ कहाँ से आ गया? ये भतीजे मोक, तू चलो मैं आता हूँ। उधर ब्राह्मणों के भोजन भी हो चुका था और ब्राह्मण के वेश वहाँ झाड़िया और साथ ही सारा प्रबंध। रक्षा मंत्री, खाना परोसो और पूरी सब्जी कटोरी में परोसना, तरी बह जाएगी। सरदार, हमला करें? भूख लगी है, पहले चुपचाप खाना खा ले। ले सरदार, खाने में भिंडी की भाजी भी है जो तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि भिंडी को देखकर मुझे सिख कुमारी की उंगलियों की याद आती है बू। और महाराज, खाने में मटर की फलियाँ भी हैं जो तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि इन्हें देखकर मुझे सिख कुमारी की होठ याद आते हैं ही वो। सरदार, खाने में टमाटर की भाजी भी है, तुम्हें बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि उसे देखकर सिख कुमारी के गोल मटोल चेहरा याद आता है वो। और तुम में से जो जुदाई नहीं सह सकता, मैं जा रहा हूँ सिख कुमारी। अरे ब्राह्मणों को वेश में डाकू, मगर आज हम युद्ध नहीं करना। तो क्या हुआ? प्रेम पूर्वक मिर्ची के मसाले सब्जियां इन पर फेंको जा सकते हैं, फेंको, लूट लो इनकी महल की झाड़ुएं, क्योंकि हो सकता है सुनहरी झाड़ू राजकुमारी निकले। और युद्ध तो युद्ध कहलाता है, हम तलवार का मुकाबला तलवार से करते हैं और गुस्से में भी होते हैं ही। प्यार से कड़छी जोर से मारी जा सकती है। आह, ओह, खबरदार, सुनहरे झाड़ू हमारे पर डाका डालने आ गई हम। सरदार, बहू झाड़ू तो शाही शौचालय में जाकर ढूंढना। डाकू जड़िया, देखो भैया, ये डाकूगिरी अच्छी बात नहीं होती। चुपचाप बता मोटे, तुम्हारी झाड़ू कहाँ है? सुनहरी झाड़ू।
तुम्हारा मतलब अशरफियाँ, पर भैया तलवार तो पीछे कर, राजा की कुछ इज्जत कर। सरदार यह रही सुनहरी झाड़ू। सुनहरी झाड़ू मिल गई। माता श्री ये झाड़ू बाकेलाल चाचा क्या? और तभी प्रवेश किया सेनापति ने। महाराज, पड़ोसी राज्य सनकी सिंह ने एक बार फिर महल पर आक्रमण कर दिया है और समाचार सुनकर बाकेलाल यहाँ जाने लगे तो मैं इन्हें साथ लेते आया। मैंने ही धड़िया को भय से ही जा रहा था। महाराज ये झूठ बोल रहा है, भाग रहा था। और जैसे ही डाकू धड़िया ने सुनहरी झाड़ू को स्पर्श किया वह परिवर्तन हो गई सिख कुमारी में। ओह, सिख कुमारी, मेरी मतलब मेरी सिख कुमारी स्वामी, सिख कुमारी, प्यारी सिख कुमारी, मेरी लाजो स्वामी, मेरे प्यारे स्वामी, मेरे ताज सरताज। और तभी डाकू धड़िया की नज़र बाकेलाल पर पड़ी। बाकेलाल, तुम सुनहरी झाड़ू लेने यहाँ तक क्यों भेजा? मेरी तो सिख कुमारी न मिली। बाकेलाल ने मुझे सुनहरी झाड़ू लेने यहाँ न भेजता तो मेरी सिख कुमारी न मिलती। बेटा बाकेलाल, सब गड़बड़ हो गई। महाराज, सनकी सिंह का क्या करें जो अंदर घुस आया है। आप हमें युद्ध भी नहीं करना चाहिए। हमें कह दो महाराज, पर नहीं। यह सुनते ही डाकू हल्ला हल्ला अकलाया। सरदार, तुम्हारी पत्नी मिल गई है। इसी खुशी में सनकी सिंह को मार भगाओ, कर्तव्य है हमारा। बाकेलाल कहेगा तो हम युद्ध करेगा, क्योंकि बाकेलाल ने मेरी पत्नी के कारण मिली है। बाकेलाल, जल्दी इसे युद्ध करने का आदेश दो। आदेश नहीं चलेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी ही। और फिर प्रार्थना तो फिर प्रार्थना की तरह की जाती है। डाकू जी युद्ध करो, ओ डाकू जी युद्ध करो, पारो करो हमारी नैया, ओ दुश्मन को डुबो दो, बोलो डाकू जी युद्ध करो। हमला। और तभी उसी समय बाहर राजा विक्रम सिंह के दम है तो बाहर आ, वरना मैं भीतर आ जाऊंगा ही। हम आ गए सनकी सिंह, अब तू बचकर नहीं जाएगा। हा हा, नियत था। दुश्मनों पर युद्ध में कितना मजा आएगा। आक्रमण। और फिर जैसे ही सनकी सिंह हम मजा चकाते हैं। और बाकेलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। युद्ध के बाद हमारी जोरदार पप्पी लूँगा ये। और अब डाकू असली भेष में आ चुके थे। और डाकू छलिया सनकी सिंह की सेना से की युद्ध होगा। और अबे खोजे के बच्चे, तूने मरवा दिया। अब विशालगढ़ में कोई युद्ध नहीं करेगा। वो मुझे पता होता महारानी डाकू झाड़ू या ही है तो फिर मैं अपने उसे उठा कर क्यों लाता झाड़ुआ और मोटे के कक्ष में क्यों रखता वो। मगर क्या, अब क्या कर सकता हूँ। महाराज, आप बाकेलाल की पप्पी ले लें, क्योंकि उधर देखिए हम युद्ध जीतने लग रहे हैं। और सनकी सिंह सैनिक की तलवारें धड़ाधड़ टूट रही थी। अरे ये क्या हुआ? डाकू धड़िया, मेरी तलवार पकड़ियो, मैं अभी आया। अबे सेनापति, हमारी तलवारें टूट क्यों रही हैं? महाराज, कुछ दिन पहले शस्त्र गृह में रखी सारी तलवारें जंग लग गई। मैंने नई तलवारें बनवाने के लिए न पाई थी, न युद्ध का ऐलान हो गया, तो मैंने गत्ते की तलवारें मंगवा ली। और क्या पता था कि हाँ, युद्ध सचमुच का लड़ना पड़ेगा वो। तो फिर यहाँ एक काम कर, भागो। सनकी सिंह, अपनी गत्ते की तलवार तो ले जा, ये मेरे किस काम की।
बाकेलाल ही नहीं, मैं महाराज, मैं यहाँ हूँ। तभी राजगुरु वहाँ आ गए और महाराज निरोध एक्सत्रो से ही, आज के दिन अगर कोई राजा युद्ध करता तो उसकी पराजय ही मिलती उस समय। बाकेलाल बताओ, तुम्हारे सुनहरी झाड़ू कहाँ मिली और तुमने उसे हमारे कक्ष में क्यों रख दिया? वो बाकेलाल, मुझे शिव भगवान के दर्शन दे के बताया था कि सुनहरी झाड़ू दरअसल शिव कुमारी है। तब मुझे इस बात का साथ सनकी सिंह द्वारा युद्ध की बात पता चली और घबराया, क्योंकि मुझे पता था कि आज के दिन युद्ध नहीं करेंगे, पर आपकी पराजय होगी, इसलिए झाड़ू को लेकर मैं कक्ष में रख दिया और सुनहरी झाड़ू झड़िया को मिल जाए और झड़िया ही सनकी सिंह का सामना करे, क्योंकि मैं जानता था निरुद्ध अक्षरों में पराजय तो सनकी सिंह की होनी थी, और क्योंकि वह राजा था है, और वही हुआ। किंतु बाकेलाल, मुझे अभी भी ये नहीं पता कि संतोषी माता के पत्र किसने भेजा। बाकेलाल चाचा ने, पिताजी, क्योंकि इन्हें मजाक में पहला पत्र मैंने ही लिखा था। फिर मैंने खुद बाकेलाल चाचा को पत्र लिखकर आप सबको पहुंचाते देखा। भतीजे बाकेलाल, भतीजे भतीजे की बच्चे की, वो तो शरारत की थी मैंने। जी हाँ बाकेलाल, दरअसल उस समय मैं सोच कर परेशान हो रहा था, आपको आज दिन में युद्ध करने से कैसे रोकूं, क्योंकि नक्षत्र टाल जाने की पूर्व युद्ध की बात आपको बताए तो सूरदास हो जाती। अतः भतीजे मनमोहन का पत्र देखते ही मुझे तरकीब सूझ गई और मैंने संतोषी माता का पत्रों के चक्कर चला दिया। वो मुझे सन की आक्रमण के पता होता तो ऐसी झाड़ियाँ यहाँ क्यों भेजता और असली ब्राह्मण लेकर आता, भोज खिलाता और मुच्छड़ को संतोषी माता से क्रोध हो जाती हुई। और सारी बात समझ में आते ही, महाराज असली ब्राह्मण आ चुके हैं, उन्हें भोजन करवाइए ना शुरू करिए। किंतु ध्यान रहे राजन, भोजन के पश्चात तुम्हें फिर से वही पत्र नहीं पढ़ना, वरना फिर तुम्हें यही सब करना पड़ेगा, यानी पत्र लिखने का काम ही। और ब्राह्मण ने पत्र सुन था और बाकेलाल ने लिखा। और इससे पूर्व बाकेलाल ने एक मदद पढ़ता हूँ। बाकेलाल, आगे मत पढ़ना, बूढ़ा कुसट मरवाएगा। पत्र संतोषी माता के नाम है, 2000 लिखे। वैसे लिखने मेरा काम धंधा एकदम चमक उठा। मेरे भाई लिखे तो उसकी पत्नी। जय हो। दोस्तों, समाप्त। ये क्या लिख रखा है? साल जवान हो गया खुशखबरी सुनकर ही, पता नहीं लड़का। मेरा नाम ऋतिक सुनलता, मैं फूल कुमारी विक्रम सिंह नटखट। दोस्तों, समाप्त हो गई।